नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का संपादकीय फिर से इंडियन एक्सप्रेस अखबार से डोंट आउटसोर्स एक्सीलेंस लिखा है सी राजकुमार साहब ने, जो कि फाउंडिंग वाइस चांसलर है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के, जो कि देश की अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है। ये संपादकीय लिखा किस बात पर गया है? इस बात पर लिखा गया है कि जो चर्चा भारत में शुरू हुई है, फिर से एक गाइडलाइन आई यूजीसी की। यूजीसी जो नियामक संस्था है भारत में उच्च शिक्षा को लेकर, उसकी कुछ गाइडलाइन आई, कुछ रेगुलेशंस आई कि भारत में विदेशी शिक्षण संस्थानों को कैसे, किन शर्तों में, क्यों अपनी ब्रांचेस खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जब ये बात हुई तो इसने एक पूरी बहस को जन्म दिया। ये बहस हमेशा से चलती रही है, क्या उनको अनुमति देनी चाहिए, बनाम क्यों उनको अनुमति नहीं देनी चाहिए। देनी चाहिए के पक्ष में भी तर्क हैं, नहीं देनी चाहिए इसके पक्ष में भी तर्क रहे हैं। ये बहस पुरानी रही है, पिछली सरकारों के कार्यकाल में भी इस तरह की कोशिशें हुई, संसद के पटल पे भी ये विषय रखे गए। हाल के समय में जो हालिया चर्चा हुई है, ये तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बदलने के माध्यम से ही हो गई है। कहने का मतलब ये है कि इसको लेकर संसद में कोई कानून नहीं आया है, तो इसलिए ये बहस पब्लिक फोरम पे ज्यादा हो रही है। संसद में इसकी अनुगूंज या संसदीय कार्यवाहियों में इसकी अनुगूंज कितनी देखने को मिलेगी, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो बहरहाल ये जो संपादकीय है, ये इस बात के विरोध में तर्क प्रस्तुत करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस कार्यक्रम में जो हम एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम पक्ष और विपक्ष दोनों बातों को समझ सकें। दोनों बातों में से जो हमारी समझ को निखारने वाले तर्क हैं, उनको आत्मसात कर सकें, उनको जान सकें। तो विरोध में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इनको अपने विवेक की कसौटी पर भी परखिएगा। संपादकीय की चर्चा शुरू करते हैं। राजकुमार साहब कहते हैं कि देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, आप जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई। इसके तमाम लक्ष्य हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था को आमूल चूल तरीके से बदलने की बात करती है ये पॉलिसी। कई उसमें बहुत प्रोग्रेसिव कदम हैं, कई ऐसे कदम हैं जिन पर अभी सफाई आनी बाकी है, जिनका कार्यान्वयन अभी बाकी रहता है। तो संपादकीय शुरू इस बात से होता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भारत की उच्च शिक्षा को लेकर एक पाथ ब्रेकिंग कदम माना गया कि ये उच्च शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन लाएगा। उसमें एक वाक्य था कि भारत को ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन, ऐसी जगह के रूप में जहां वैश्विक स्तर का काम हो रहा हो, वैश्विक स्तर की पढ़ाई हो रही हो, और वैश्विक स्तर पर यह मान्यता मिले भारत को कि ये शिक्षा के केंद्र के रूप में एक अच्छी जगह है, ऐसे केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करने की बात कही गई थी। यानी कि मंतव्य यह था कि भारत को विश्व गुरु के तौर पर स्थापित किया जाए। विश्व गुरु का टर्म एक अलग तरह का टर्म है। जब भी इस टर्म को मैं देखता हूं तो मुझे दोनों बातें ध्यान आती हैं कि कितना प्यारा देश है जो विश्व गुरु की बात ज्यादा करता है, विश्व गुरु होने का एस्पिरेशन ज्यादा है, महाशक्ति की बातें कम करता है। ये एक अच्छा देश है जहां ज्ञान की महिमा ज्यादा है, ज्ञान की आकांक्षा ज्यादा है, शक्ति, ताकत, इसकी आकांक्षा उसके पीछे आती है, कम से कम उसके ऊपर हावी नहीं होती है। ये एक बात है। दूसरी बात, कई बार यह भी लगती है कि खुद को विश्वगुरु कहना कितना सार्थक है। हम जब 10वीं कक्षा में थे और हमें टीचर जूलियस सीजर पढ़ा रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि एक अमुक जगह पर आकर जूलियस सीजर खुद को थर्ड पर्सन में बात करता है, तृतीय पुरुष में बात करता है। खुद ही जूलियस सीजर कहता है कि जूलियस सीजर तो ध्रुव तारे की तरह उसकी हिम्मत अडिग है, ऐसा कुछ वो कहता है जूलियस सीजर। उस नाटक में, शेक्सपियर का नाटक हमें पढ़ाया जा रहा था। टीचर ने हमारा ध्यान दिलाया कि देखिए, जब व्यक्ति अपने ही बारे में ऐसी बातें करता है तो इससे उसका दंभ झलकता है। अक्सर जब विश्व गुरु वर्ड का भी इस्तेमाल होता है, कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, बन गया है, बनेगा, दुनिया देख रही है भारत की ओर, विश्व गुरु की ओर, तो कई बार ये दंभ भी झलकता है। हालांकि इसी थर्ड पर्सन का प्रयोग कई शानदार कवि भी करते रहे हैं, शायर भी करते रहे हैं। तुलसी और कबीर में जो उनके दोहों के अंत में आपको उनका नाम मिलेगा तो वो विनय के साथ मिलेगा, दंभ के साथ नहीं मिलेगा। गालिब की शायरी में गालिब का जब नाम मिलेगा तो वो एक काव्यात्मक रूप से मिलेगा, दंभ के साथ नहीं मिलेगा।
तो टर्म्स का अपना कोई रूप नहीं होता है, उनको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है हमें ये देखना चाहिए। विश्व गुरु शब्द पर इतनी चर्चा पर्याप्त थी, हो सकता है ये चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, संपादकीय पे आगे बढ़ना चाहिए था। संपादकीय आगे कहता है कि इसी बात को अगर हम ध्यान रखें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भारत के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे उच्च शिक्षा में, तो हमें अब आसानी होगी इस बहस को समझने में जो हाल ही में रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इन इंडिया रेगुलेशन 2023 ये पेश किया गया है और इसने इस डिबेट को जन्म दिया है फिर से कि भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों को इनवाइट करना चाहिए कि नहीं। संपादकीय कहते हैं कि देखिए पिछले 3 दशकों में जो उच्च शिक्षा है वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनलाइज हुई, मतलब पूरी दुनिया के शिक्षण संस्थान एक तरीके से अंतरराष्ट्रीयकृत हो गए हैं। किस आधार पे वो कह रहे हैं, क्या अर्थ है उनका? पहली बात तो कह रहे हैं कि देखिए एजुकेशन जो है, उच्च शिक्षा जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगी हो गई है, खासतौर पे डेवलप्ड कंट्रीज में। अगर भारतीय छात्र बाहर जाते हैं, येल, हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड पढ़ने जाते हैं, तो वो तकरीबन 70-75 लाख प्रति साल खर्च करते हैं, और ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज पढ़ने जाते हैं तो 50-55 लाख प्रति साल खर्च करते हैं, जो कि बहुत महंगा है। कितना महंगा है? जो भारत की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनसे 15 गुना महंगा है। और जिन उच्च शिक्षण संस्थानों में अधिकतर भारतीय लोग पढ़े हैं, मेरे और आप जैसे अधिकतर लोग पढ़े हैं, पब्लिक संस्थान जो हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान, जामिया जैसे संस्थान, एएमयू जैसे संस्थान, उनसे तो 50 या 100 गुना से भी अधिक महंगी है ये कॉस्ट। अब क्योंकि ये बहुत महंगी है कीमतें, तो ज्यादातर एस्पिरेंट्स के लिए, जो ज्यादातर छात्र उच्च शिक्षा के बारे में सोचते हैं, उनके ऑप्शन से ही, उनके विकल्पों से ही ये विदेशी शिक्षण संस्थान बाहर हो जाते हैं। जो नया प्रपोजल है जिसने इस पूरी डिबेट को जन्म दिया है, नए प्रपोजल में अगर हम ध्यान से देखें तो उन्हीं व्यक्तियों के लिए जो आज भी वहां नहीं जा पा रहे हैं, कल भी अगर आप इनको सस्ता भी कर देंगे तो भी कितना ही सस्ता कर पाएंगे। अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से भी ये दहाई के आंकड़े में उससे ज्यादा महंगे हैं, अपनी पब्लिक यूनिवर्सिटी से बहुत महंगे हैं। तो यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इनवाइट करने के विरोध में जो पहला तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये पूरा कदम केवल सुपर रिच को ध्यान में रख के उठाया जा रहा है, तो इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि समता के मूल्य पर और इंक्लूसिविटी के मूल्य पर आधारित है, उसके एक्सटेंशन के तौर पर कैसे देखा जाए, क्योंकि ये पॉलिसी तो केवल बहुत अमीर लोगों के लिए ही काम की रहेगी। पहला विरोध राजकुमार साहब ये करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए जो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की कीमत है, जो उसका खर्चा आता है, और ये तो राजकुमार साहब बेहतर जानते होंगे क्योंकि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग वाइस चांसलर हैं। क्या कहते हैं राजकुमार साहब कि टॉप यूनिवर्सिटी कैंपस को इस्टेब्लिश करने का जो खर्चा है वो किसी भी प्रोजेक्ट को अनवायबल बना देता है। अनवायबल मतलब कि उसमें इतना ज्यादा खर्चा है कि उसको नॉर्मल फीस रखकर उसकी कीमत वसूली नहीं जा सकती। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अनवायबल हो जाता है, कम से कम शॉर्ट टर्म में तो हो जाता है। अगर बहुत सालों की बात सोची जाए तो शायद फिर ये मामला दूसरी ओर जाए। तो पहली बात तो ये प्रोजेक्ट अनवायबल रहता है। और पेरेंट यूनिवर्सिटी और उसका जो ओवरसीज कैंपस है, यानी उदाहरण के तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जहां पर है अमेरिका में, और उसका जो ऑफशोर कैंपस होगा, हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मना किया है कि हमारा भारत में अभी तो कोई प्लान नहीं है खोलने का, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर भारत में ये यूनिवर्सिटी खोली जाती है, तो राजकुमार साहब कह रहे हैं कि इन दोनों की क्वालिटी में बहुत अंतर रहेगा। ये सोचना कि दोनों की क्वालिटी यूनिफॉर्म रहेगी, ये बहुत दूर की कौड़ी है। और ऐसे आमतौर पर ऐसे कैंपसेस उन लोगों के लिए एक जगह बन जाते हैं जो मेन कैंपस में एडमिशन नहीं पा रहे, वो फिर इस ऑफ शोर कैंपस का रुख करते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में जो ऑफ शोर कैंपसेस हैं, वहां पर ना तो रिसर्च का ही वो लेवल रह जाता है, ना ही एस्पिरेंट्स या छात्रों का ही वो लेवल रह जाता है,
क्योंकि यहाँ पे नए छात्र नहीं आ रहे, वही छात्र आ रहे हैं जो फर्स्ट रेट यूनिवर्सिटी है, यानी उस यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वहां पर एडमिशन नहीं पा पाए, तो वो फिर ऑफशोर कैंपस में आते हैं, यानी कि वहां पर रिसर्च का लेवल हमेशा दोयम दर्जे का रहेगा, ऐसी संभावना वो जताते हैं। तो दूसरा तर्क, पहला तर्क बहुत महंगा है, केवल अमीरों के लिए है। दूसरा तर्क, कभी भी वो स्टेटस एक्सीलेंस का अचीव नहीं कर पाएगा जो सोच के फॉरेन यूनिवर्सिटीज को बुलाया जा रहा है। तीसरा तर्क कि कोविड के बाद से जो उच्च शिक्षण संस्थाओं की बात है या उच्च शिक्षा की बात है, उस विचार में आमूलचूल परिवर्तन आया है। ये पुराना विचार, और कोविड हालांकि बहुत पुरानी बात नहीं हुई है, लेकिन कोविड से पहले के विचार को पुराना विचार बताते हुए राजकुमार साहब कहते हैं कि पढ़ाई केवल ब्रिक एंड मोर्टार के संस्थानों में होगी, मतलब यानी कि ईंट गारे के बने कमरों में होगी, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर होगी। ये विचार लगभग पुराना हो चुका है। नया विचार तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेशन हो, ऑनलाइन ऑफलाइन का कोलैबोरेशन हो, एक यूनिवर्सिटी का दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन हो, टीचिंग और रिसर्च अपॉर्चुनिटी के साथ छात्रों के पढ़ाई को जोड़ा जाए। ये तमाम चीजें कोविड के बाद की उच्च शिक्षा की सच्चाई हैं, और इस बात को लेकर ऑलमोस्ट पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर एक मतैक्य बन चुका है कि उच्च शिक्षा बदल चुकी है। तो ऐसे में भारत के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के छात्रों के लिए एक एस्पायरिंग नेशन बन जाए कि लोग यहां आकर पढ़ना चाहें। इसके लिए आपको विदेशी शिक्षण संस्थानों को यहां पर बुलाने की जरूरत नहीं है कि आप जो अमेरिका और इंग्लैंड के बड़े बड़े संस्थानों को यहां पर बुलाने की बात कर रहे हैं, वो बनाने की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है कि हमें अपने आप अपने संस्थानों को उच्च श्रेणी का बनाना होगा। तो अब हमने जो 3 तर्क सुने विरोध में कि बहुत महंगे यानी केवल अमीरों के लिए, इसके अलावा प्रोजेक्ट अनवायबल है और दोयम दर्जे का रहेगा, और तीसरा तर्क कि दुनिया में उच्च शिक्षा की परिभाषा थोड़ी बदल चुकी है, हम जिस मॉडल की कल्पना कर रहे हैं ये ऑलरेडी पुराना हो चुका है। ये 3 विरोध के तर्क थे। अब आगे के तर्क किस बारे में है? 5 तर्क दिए गए हैं कि भारत को कैसे हमें एक ग्लोबल सेंटर के तौर पर एस्टैब्लिश करना है, उसी तरह के ग्लोबल सेंटर के तौर पर जैसे कि आज से हजारों सालों का जो इतिहास है भारत का, उसमें कई महान यूनिवर्सिटीज का जिक्र आता है, नालंदा का, तक्षशिला का, वल्लभी का, विक्रमशिला का, जहां पर दुनिया भर के छात्र ज्ञान पाने आते थे। तो इस बात को कहते हुए संपादकीय आगे कहता है कि भारत के पास एक एडिशनल बेनिफिट यह है कि अगर वो अपने यहां ऐसे श्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने के गंभीर प्रयत्न करता है, तो वो ऐसे संस्थानों को कहीं कम कीमत पर खोल सकता है और वो दुनिया के शीर्ष संस्थान बन सकते हैं, दुनिया के शीर्ष संस्थानों के मुकाबले बेहद कम कीमत पर। उदाहरण के तौर पर भारत ने मात्र $74 मिलियन के बजट में मार्स पर अपना मिशन भेज दिया, जबकि हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी, जो कि एक शानदार फिल्म थी, उस फिल्म बनाने पर इस मार्स के मिशन से कहीं ज्यादा खर्चा आया था। $108 मिलियन इस फिल्म पर खर्च हुए थे। लगभग उसके 75% बजट में भारत ने अपना मार्स का मिशन भेज दिया। यानी भारत में एक्सीलेंस और इकोनॉमी को अगर मिला दिया जाए तो एक बहुत विजयी गठजोड़ पैदा हो सकता है। अब इसके लिए संपादकीय क्या कहता है कि हमें 5 चीजें करनी होंगी कि हम इंटरनेशनल एजुकेशन में, वैश्विक शिक्षा प्रणाली में एक महान राष्ट्र बन सके। 5 चीजें क्या करनी होंगी? पहला बात कि हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज को, जिसमें इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस भी शामिल है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस हो सकता है आप में से कुछ लोग भूल गए हों, 2016 में हमारे तत्कालीन राजनेता अरुण जेटली साहब ने बजट में इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की बात की थी। तो उसमें कई प्रकार की बातें थी, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस को अधिक छूट दी जाएगी कि वो अपने कोर्स को कैसे डिजाइन करते हैं, सिलेबस को कैसे डिजाइन करते हैं, किन विषयों में डिग्री देते हैं, आदि इत्यादि। तो संपादकीय में पहला तर्क यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत कैसे बड़ा ग्लोबल लीडर बन सकता है इंटरनेशनल एजुकेशन में, कि आपको अपने सारे यूनिवर्सिटीज को, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस को, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को, जो शिक्षा के क्षेत्र में है,
वो बहुत ज्यादा हाईली रेगुलेटेड है और पुअरली गवर्नड है। हाईली रेगुलेटेड और पुअरली गवर्नड, इस बात को समझिए। मतलब क्या होता है कि आपने नियम इतने बना रखे हैं कि उन कागजों को पूरा करते करते यूनिवर्सिटी का पूरा ढांचा केवल उस कागजी कार्रवाई में लगा रह जाता है। लेकिन जब बात आती है गवर्नेंस की, कि उसकी गवर्नेंस ऐसी होती कि वो रेगुलेशन गवर्नेंस में कन्वर्ट होकर दिख रहे होते कि शोध पर बहुत अच्छा खर्चा भी हो रहा है और बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी लाइब्रेरीज भी हैं और बहुत अच्छे छात्र भी आ रहे हैं, तो हम वो गवर्नेंस नहीं देखते। हमारा गवर्नेंस जो है वो पुअर रह जाता है। हॉस्टल्स की हालत खराब, लाइब्रेरीज की हालत खराब, शोध की हालत खराब, लेकिन रेगुलेशन बहुत ज्यादा है। एक से बढ़कर एक संस्थाएं हैं जो बार बार सर्वे करती हैं, परीक्षाओं की तारीखें निकालती हैं, उनको बदलती हैं, समय पर परीक्षा नहीं ले पाती हैं, इत्यादि आदि। हाई रेगुलेशन और प्रॉब्लमेटिक या पुअर गवर्नेंस, तो इसको हमें बदलना होगा। यानी कि रेगुलेटरी बॉडीज, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे टेक्निकल एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए AICTE होता है, ऐसे ही आमतौर पे बाकी शिक्षण संस्थानों के लिए जैसे UGC होता है। ये तमाम नियामक संस्थाएं हैं। तो नियामक संस्थाओं को रुकना होगा कि वो बताते रहें यूनिवर्सिटी को कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इस पर ध्यान देना नियामक संस्थाओं को कम करना होगा। कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जिसको सब फॉलो करें। इसके आगे यूनिवर्सिटी को वो स्पेस देना होगा कि वो शिक्षण के फील्ड में जैसे ग्रो करना चाहे उस प्रकार से करे, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, वो ज्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं वैश्विक शिक्षण व्यवस्था में आ रहे बदलावों के साथ। एक बात ये कहते हैं। इसके अलावा जैसे वो कहते हैं कि देखिए IOE जो बात हुई थी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की, ये बात बहुत अच्छी थी, लेकिन आज भी हमने इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन नहीं देखा है। जिन यूनिवर्सिटीज को बात हुई थी इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का स्टेटस देने का, क्या वो सब संस्थान उतने काबिल तरीके से काम कर रहे हैं? क्या सरकार का वो सपोर्ट उनको मिला है? क्या प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया है? कम से कम उन संस्थानों का, प्राइवेट सेक्टर के वो संस्थान जिनको ये स्टेटस मिला, क्या वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं? ऐसे तमाम सवालों का जवाब हमें ईमानदारी से खोजना होगा। तो भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए पहला कदम क्या उठाना होगा कि हमारा जो गवर्नेंस और रेगुलेशन का तरीका है उच्च शिक्षण संस्थानों का, उसको थोड़ा बदलना होगा। उसमें बेटर गवर्नेंस लानी होगी, कम रेगुलेशन लाना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि भारत में ऐसी यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करनी होंगी पब्लिक सेक्टर द्वारा भी, यानी सरकारों द्वारा भी, और प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स की, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं, दुनिया भर में जो छात्र हैं, उनकी एस्पिरेशंस को भी फुलफिल कर सके। और देखिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय छात्र बोलते हैं तो केवल बात अमेरिका और यूरोप की नहीं हो रही, पूरी दुनिया की हो रही है। दुनिया के हर क्षेत्र की अलग अलग एस्पिरेशंस हैं। दुनिया का कुछ हिस्सा अंडर डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है, कुछ डेवलप्ड है। हमें और सबकी एस्पिरेशंस अलग अलग हैं। जो अंडर डेवलप्ड है उसको अपनी बेसिक समस्याओं को पूरा का समाधान खोजना है, जो डेवलपिंग है उसको डेवलप्ड बनना है, जो डेवलप्ड है उसको अपने चैलेंजेस का उत्तर खोजना है। सबकी एस्पिरेशंस अलग हैं। तो हमें ऐसे यूनिवर्सिटीज बनाने होंगे, ऐसे क्षेत्र बनाने होंगे जहां सबकी समस्याओं पर अलग अलग तरीके से, स्पेशलाइज्ड तरीके से विचार चल रहा हो, ताकि वो छात्र अपने लिए उचित चुनाव कर सके। और दूसरी ओर बात केवल अंतर्राष्ट्रीय वैविध्य की नहीं हो रही। हमने कहा कि इंटरनेशनली डाइवर्सिटी है, अंडर डेवलप्ड भी है, डेवलपिंग भी है, डेवलप्ड भी है। भारत के अंदर भी तो डाइवर्सिटी है। भारत का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि मान लीजिए 10वीं कक्षा में जितने उम्र के छात्र पढ़ते हैं, अगर उस उम्र के भारत में 100 छात्र हैं, लेकिन 10वीं में एनरोलमेंट जो है वो 2 ही है, तो हम कहेंगे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2 है भारत का 10वीं कक्षा को लेकर। तो अगर भारत के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो वो 22 आता है। लेकिन इस 22 में अगर हम राज्यवार विवेचना करें तो हम पाते हैं कि तमिलनाडु में ये रेशियो 52 पहुंच जाता है। यानी कि क्या पता चल रहा है कि भारत में एक डाइवर्सिटी है। एवरेज भले ही 22 है, लेकिन कुछ राज्यों में तो बहुत ज्यादा है। यानी मान के चलिए कि कुछ राज्यों में ये स्कोर बहुत कम भी हो सकता है। तो हमें पूरे भारत की इस रीजनल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पे लोकलाइज्ड सेंटर्स बनाने होंगे।
अच्छा, ये तर्क भी एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क है, क्योंकि अक्सर विदेशी संस्थानों की जब बात होती है तो हम ये भूल जाते हैं कि वो आएंगे कहां पर। वो आकर छोटे शहरों में या कस्बों में तो अपने सेंटर्स नहीं खोलेंगे। उनका पूरा ध्यान रहेगा सबसे जो बड़ी राजधानियां हैं, प्रांतीय राजधानियां या फिर राष्ट्रीय राजधानी, तो दिल्ली के क्षेत्र में आएंगे, बंबई के क्षेत्र में आएंगे, लेकिन छोटे छोटी जगहों पर जहां पर ऐसे शिक्षण संस्थानों की कहीं ज्यादा डिमांड है या जरूरत है कम से कम, वहां ये नहीं पहुंचेंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। उसके लिए क्या तर्क देते हैं या क्या बिंदु सुझाते हैं कि हमें स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने होंगे, SEZ। हमने सुना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन हुआ करते हैं, जहां पर सरकार कई तरह की छूटें देती है कि आप आइए यहां पर इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको 10 साल 15 साल तक कोई कर नहीं लेंगे, तमाम तरह के फायदे पहुंचाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे वगैरह वगैरह। और ऐसे क्षेत्र फिर बहुत तेजी से डेवलप होते हैं आर्थिक रूप से। संपादकीय क्या कहता है कि स्पेशल एजुकेशन जोन का भी समय आ गया है। हर सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को यह समझना होगा कि वो ऐसी कल्पना पर ध्यान दे, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएं जहां प्रांतीय जो गैप आ गया है उसको भी फुलफिल करने पर ध्यान दिया जा सके, और अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स के कम्युनिटी के सामने भी तमाम तरह के विकल्प पैदा हो सकें कि अरे कोई शोलापुर में भी यूनिवर्सिटी है जो इतना अच्छा पढ़ाती है, वो इन विषयों पर बहुत अच्छा पढ़ाती है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के या उस जगह विशेष की समस्याओं से बहुत अच्छे से एंगेज करती है यूनिवर्सिटी। कोई यूनिवर्सिटी है जो कश्मीर में लोकेटेड है, वहां की ज्योग्राफी, वहां के इतिहास, वहां के कल्चर पर बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो सबके लिए, तमाम अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भी तमाम तरह के ऑप्शंस खुलेंगे जो वो चुन सकेंगे। दूसरी बात ये कही गई। तीसरी बात क्या कि ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की जरूरत है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर हम ऐसी बहसों में जिसमें विश्वगुरु शब्द का जिक्र हो रहा हो, भारत की शिक्षा व्यवस्था का जिक्र हो रहा हो, हम भूल जाते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने उसमें एक बड़ा प्रोग्रेसिव कदम उठाया, वायदा किया है कि भारत अपने टोटल बजट का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करेगा। और NEP क्या कहता है? 6% एनुअल इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो हमें अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा में खर्च करना होगा और उच्च शिक्षा और रिसर्च पर अतिरिक्त रूप से, शोध पर, प्रकाशन पर अतिरिक्त रूप से ध्यान देना होगा सरकारों को। और केवल सरकारों की बात नहीं है, लेकिन पहल सरकारों को करनी होगी। ये एक पब्लिक गुड है, शिक्षा प्राइवेट गुड नहीं है। आप अपनी लग्जरी के हिसाब से शिक्षा नहीं लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि शिक्षा पर सभी का हक है, और सरकार के जो कुछ मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से एक कर्तव्य यह है कि वो शिक्षा के अवसर सभी को प्रोवाइड कराएगी। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, बट साथ में कुछ नई चीजें हैं। जैसे हम जानते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का कंसेप्ट पिछले कुछ दशकों में बहुत मजबूत हुआ है, उसको जोड़ा जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र से। फिलेंट्रोपिक इनिशिएटिव्स की बात हो रही है देश के संस्थानों से, IIT जैसे संस्थानों में ये देखने को भी मिला है। यहाँ के जो लोग दुनिया भर में जिन्होंने नाम कमाया, शोहरत कमाई, बड़े पदों पर काबिज हुए, वो वापस आकर अपने एल्मा मेटर यानी अपने शिक्षण संस्थान को एक बड़ी रकम देते हैं कृतज्ञता के रूप में, और एक सेंटर को स्थापित करवाते हैं, कहीं पे हॉस्टल को स्थापित करवाते हैं, लैब्स को एस्टैब्लिश करवाते हैं। तो इन्हीं को शिक्षा के क्षेत्र में फिलेंट्रोपिक एक्टिविटीज कहा जाता है। तो इन पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट मिलकर इस क्षेत्र में फंडिंग की समस्या से जूझ सकते हैं। तीसरी बात ये बताई गई इस संपादकीय में कि ऐसे भी भारत को एक मजबूत कंटेंडर बनाया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स के लिए भी। चौथा जो राजकुमार साहब कह रहे हैं वो बड़े उनके दिल की व्यथा है कि देखिए, भारत में जब भी शिक्षण संस्थानों की बात होती है तो पहले तो कुछ संस्थान है जो हमेशा टॉप पर आएंगे, एम्स आएगा, IIT आएगा, उसके बाद NIT आएगा, IISc आएगा बेंगलोर का, उसके बाद फिर पब्लिक यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, DU आ जाएगा, JNU आ जाएगा, जामिया आ जाएगा, AMU आ जाएगा, उसके बाद फिर प्राइवेट संस्थानों की बात होती है। तो क्या कह रहे हैं राजकुमार साहब? वो कह रहे हैं कि हमें इन बायसेस को, इन
बातों को कि प्राइवेट संस्थान बुरे होते हैं, केवल पब्लिक संस्थान ही अच्छे होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इस बायस को भी दूर करना होगा। कम से कम ये एक तर्क वो देते हैं, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़े एजुकेशन का हब नहीं बन सकते जब तक कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों हाथ में हाथ मिलाकर ना चल रहे हों। और उसकी एक शर्त यह भी है कि प्राइवेट एजुकेशन संस्थानों को संदेह की निगाह से, शक की निगाह से देखना बंद किया जाए। ठीक है। और पांचवी बात वो क्या कहते हैं कि ऐसा इकोसिस्टम बनाइए, ये पूरा इकोसिस्टम बनाइए, वो पारिस्थितिकी बनाइए जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स भारत में आकर शिक्षा ग्रहण करना चाहें। पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी बनेगी वो तो केवल एक हिस्सा है इस पारिस्थितिकी का, कि आपने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी, साथ में आपको क्या देना होगा? सिक्योरिटी, सुरक्षा। ये वायदा देना होगा कि महिला छात्र हो या पुरुष छात्र हो, वो सिक्योर हैं भारत जैसे देश में, तो कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी जगहों पर सुधारनी होगी। मे बी कैंपस टाउन्स जैसी संकल्पना पर गंभीरता से विचार करना होगा। जो क्लोज्ड कैंपस होते हैं छात्रों के लिए ज्यादा सेफ भी होते हैं, बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस का भी काम करते हैं, उसके बारे में भी विचार करना होगा। तो ये सेफ्टी और एजुकेशन सिटीज, ऐसी बातें मिलजुल कर एक पारिस्थितिकी का निर्माण करती हैं जिसमें फिर दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बैठा छात्र इस यूनिवर्सिटी के में आने के बारे में गंभीरता से फिर सोच पाता है। तो इस पर भी सरकार को काम करना होगा। तो 3 तर्क दिए गए कि क्यों हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बाट नहीं जोड़नी चाहिए, और 5 बातें बताई गई कि कैसे भारत खुद अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक विकल्प के तौर में उभर सकता है आने वाले दशकों में, अगर वो इन 5 बातों पर कार्य करे। संपादकीय अंत में कहता है कि भारत विश्व गुरु, ये शब्द फिर से आ गया, इस शब्द पर आप विचार करिएगा। जो मैंने बोला था वो एक विचार थे, आप विचार करिएगा, केवल सोचिएगा, आगे भी सोचते रहिएगा। संपादकीय इस बात के साथ अंत होता है कि भारत अगर विश्व गुरु बनना चाहता है या भारत विश्व गुरु के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो वो विदेशी शिक्षण संस्थानों के बूते प्राप्त नहीं होगा। भारत को अपनी शिक्षा व्यवस्था में ही आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। तो ये था आज का संपादकीय। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।